Now let us see, when do the provision of MAT not apply, non-applicability of MAT on foreign companies. Explanation 4 to section 115 JP. इस एग्जाम्पल में हमने दो फॉरेन कंपनीज लिए हैं, एक जिसकी इंडिया में पीई है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, और दूसरी फॉरेन कंपनी जिसकी इंडिया में पीई नहीं है. यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए वी विल अज्यूम नो पीई. Explanation 4 has been inserted in section 115 JB by the Finance Act 2016 with retrospective effect from 1/4/2001. मतलब ये प्रोविजन में जो एक्सप्लेनेशन आई है इसका इम्पैक्ट 1/4/2001 से होगा, यानी इवन जो पुराने केसेस भी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा. टू प्रोवाइड फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेवी ऑफ मैट, मतलब कुछ कंडीशन में जो मैट है वही फॉरेन कंपनी पे नहीं लगेगा. पहली कंडीशन ये है कि लेट्स लुक एट वेरियस केसेस. केस 1 इज व्हेन देयर इज अ DTAA, मतलब अगर ये फॉरेन कंपनी किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिस कंट्री के साथ एक इंडिया का DTAA है, यानी एक टैक्स ट्रीटी है, उस केस में कब मैट अप्लाई नहीं करेगा. द फॉरेन कंपनी इज नॉट लायबल टू मैट if it is a resident of a country or a specified territory with which India has a DTAA, यानी अगर इसके रेजिडेंट कंट्री के साथ इंडिया का DTAA है एंड दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है, केवल DTAA होने से कुछ नहीं होगा. सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड इट डज नॉट हैव अ PE इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सच अग्रीमेंट. हर DTAA में एक क्लॉज होता है जो जनरली आर्टिकल 5 होता है, जिसमें ये लिस्ट आउट किया गया होता है कि एक नॉन रेजिडेंट जो है उसकी इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कब होगी. इंडिया में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम फिलहाल जिन ट्रीटीज़ को रेफर कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिया की है. सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इफ द नॉन रेजिडेंट डज नॉट हैव अ PE इन इंडिया, राइट, देन द प्रोविजन ऑफ मैट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सच नॉन रेजिडेंट. अगर इस फॉरेन कंपनी 1 की इसमें PE है देन इसके ऊपर मैट लगेगा. फॉरेन कंपनी 2 कोई PE नहीं है, देयर विल बी नो मैट एप्लीकेबिलिटी. सेकेंड केस वो हो सकता है जहां पर DTAA इंडिया के साथ नहीं है. व्हेन देयर इज नो DTAA, द फॉरेन कंपनी इज नॉट लायबल टू मैट इफ इट इज अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट हैव अ DTAA एंड नॉन DTAA कंट्री की टैक्स रेजिडेंट है ये फॉरेन कंपनी. एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, प्लस सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है क्या, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कंपनीज. कंपनीज को इंडिया में रजिस्टर करने के लिए एक तो कंपनीज एक्ट 1956 थी, नाउ वी हैव कंपनीज एक्ट 2013. अगर इन कंपनी लॉ के प्रोविजंस में स्पेसिफाइड है कि कब एक फॉरेन कंपनी को इंडिया में रजिस्टर करने की ज़रूरत है, इफ देयर इज अ फॉरेन कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कंपनीज, मेनली ये होता है. बट अगर किसी और लॉ में भी इस फॉरेन कंपनी को इंडिया में रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन ऑल्सो मैट विल नॉट बी एप्लीकेबल. बट अगर इस फॉरेन कंपनी को इंडिया में रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट है, देन इन दैट केस मैट विल बी एप्लीकेबल. सो इफ आई समराइज, इफ एफको इज अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद विच DTA exists with India, we will need to see whether the foreign company has a PE in India. अगर PE है तो मैट के प्रोविजंस लगेंगे, अगर PE नहीं है तो मैट के प्रोविजन नहीं लगेंगे. सिमिलरली अगर कोई DTA नहीं है इंडिया का तो हम ये देखेंगे, इज दैट फॉरेन कंपनी नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया. अगर ऐसा है तो कोई मैट नहीं लगेगा, अगर लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैट के प्रोविजंस लगेंगे. आपको बस एक ये छोटा सा टेबल ध्यान रखना है और आपकी मैट की एप्लीकेबिलिटी की जो फॉरेन कंपनी की जो क्रक्स है वो आपको इससे पता चल जाएगी. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. एफको USA
has earned certain business income of rupees 10 lakh during financial year 17-18 from ICO. इंडिया की यूएसए के साथ ट्रीटी है. Whether such royalty income will be liable to MAT in the following scenario. EFCO has a PE in India. अगर PE है, अगर ट्रीटी है तो MAT लगेगा. EFCO does not have a PE in India. अगर PE नहीं है, ट्रीटी है तो MAT नहीं लगेगा. दोनों होंगे तभी MAT लगेगा. So basically that is the answer that has been given, that EFCO would not be liable to MAT. If there is a DTA between India and a country of residence and EFCO does not have a PE, then it is not liable. However, in this case, while there is a treaty, since EFCO has a PE in India, business income will be liable to MAT. Second case, since there is a treaty between India and USA and EFCO does not have a PE, business income would not be liable to MAT. Let us look at the next example. EFCO was located in country X and India does not have a DTAA with country X. EFCO कहाँ located है? एक foreign country में, और इंडिया का कोई DTAA उस country के साथ नहीं है. EFCO has earned short-term capital gain of 10 lakh from sale of shares of Indian company. EFCO is not required to be registered in India under any law relating to the companies in India. Whether such capital gain will be liable to MAT. अगर DTAA नहीं होता है तब क्या कंडीशन है? रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो MAT नहीं है तो MAT है. इस केस में आपको बताया गया है कि DTAA हमारा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ EFCO is not required to be registered in India under any law relating to the companies. रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. अगर दोनों की नहीं है तो MAT की भी नहीं होगी. Since India does not have a DTA with country X and EFCO is not required to be registered in India under any other law relating to companies, MAT provision would not be applicable on EFCO. अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी के ऊपर मैट एप्लीकेबल हो गया, लेकिन इस फॉरेन कंपनी की कुछ कैपिटल गेन्स और रॉयल्टी की इनकम भी है, राइट? जब आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है कैपिटल गेन्स और रॉयल्टी इनकम हो. इस इनकम से आप कैसे डील करेंगे? इस चीज़ के लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. जो मैट का करंट रेट है वो 18.5% है. इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी, इन कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट्स, मतलब अगर आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें मान लीजिए आपकी कैपिटल गेन रॉयल्टी इनकम है 10-10 रुपये की, अदर इनकम है 100 रुपये की, एक्सपेंसेस हैं 50 की और प्रॉफिट है 120 minus 50, 70. Now the question is, when I am calculating MAT, how do I deal with these two numbers? तो in computing book profits of this company, assuming इसके ऊपर MAT applicable है, any income by way of capital gains on transaction in securities, कोई भी capital gain जो इस केस में 10 है, और interest, royalty or fee for technical services chargeable to tax at the rate specified in chapter 12. अगर कोई भी ऐसी रॉयल्टी या FTS है जो चैप्टर 12 में कवर्ड है, और चैप्टर 12 में क्या क्या कवर्ड है उसके ऊपर हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया. आपकी ईज के लिए आपको एक बार उसको देखना चाहिए. शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द बुक प्रॉफिट if it is credited to the profit and loss account and the income tax payable thereon is at a rate lower than the rate specified in 115 JB. मतलब अगर आपके ऐसे क्रेडिट में कैपिटल गेन्स और रॉयल्टी आ जाती है 20 की, आप इसको हटा देंगे यहाँ से, लेकिन दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट, एक तो वो इन दोनों में से कहीं फॉल कर रही हो, और सेकंड, इस इनकम के ऊपर
जो कैपिटल गेन है या रॉयल्टी है या इंटरेस्ट एटसेट्रा है, जो टैक्स है वो 18.5% से कम होना चाहिए। अगर टैक्स 18.5% से ज़्यादा है, जो आपने देखा होगा पीछे भी कि काफ़ी केसेस में 20% पे भी टैक्स रेट था, अगर 20% पे टैक्स रेट है जो 18.5 से ज़्यादा है, तब हम इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। बट if the income tax payable thereon is at a rate lower than the rate specified under section 115GB, then it will be excluded. अगर आप इस इनकम को यहाँ से हटाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका अगर कोई खर्चा आपने यहाँ बुक किया है इन दोनों से रिलेटेड, वो भी हटाना पड़ेगा। वो हमारी नेक्स्ट लाइन है। एनी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर दैट इज expenses incurred to earn capital gains, interest, royalty, etc. will be added back if the same is debited to the profit and loss account. मतलब अगर इससे कोई रिलेटेड खर्चा है वो भी आप P&L के डेबिट से हटा देंगे। और उसका कारण क्या है? जब इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उसके खर्चे की रिडक्शन हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में क्यों दें, राइट? सो इनकम ऑफ एफको फ्रॉम रॉयल्टी, FTS, इंटरेस्ट, it is taxable at 18.5% or more, then the MAT provisions are applicable. Taxable at less than 18.5%, there is no MAT. Capital gain, same provisions, taxable at less than 18.5%, no MAT. Taxable at 18.5% or more, the MAT provisions are applicable. Let us look at another example on this particular issue. EFCO earned royalty income of rupees 20 lakh from ICO during financial year 2017-18, which was credited to the profit and loss account. Such royalty is taxable at concessional rate of 10% under the DTAA, whether such income is liable to MAT. Now, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी फॉरेन कंपनी हो, अगर उसकी ऊपर MAT एप्लीकेबल है और उसकी कोई रॉयल्टी इनकम है या कैपिटल गेन्स है ऑन सिक्योरिटीज, उसके ऊपर मैट तभी लगेगा जब उस पर जो टैक्स रेट पे करना है, जो टैक्स रेट अदरवाइज एप्लीकेबल है, वो 18.5% ग्रेटर दैन इक्वल टू इतना। इस केस में उस पर टैक्स जो है केवल 10% है। इस वजह से जब आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, क्योंकि आपका टैक्स जो है वो मैट के रेट से कम है, आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे। उसका पर्पस क्या होता है? अगर मैं एक्सक्लूड नहीं करूंगा तो इसके ऊपर भी 18.5% टैक्स लग जाएगा, राइट? एनी इनकम अर्न बाय एफको बाय वे ऑफ रॉयल्टी शैल नॉट बी लायबल टू मैट इफ दे आर चार्जेबल टू टैक्स एट लेस देन 18.5%. In this case, the royalty income is taxable at 10%, which is less than 18.5. Thus, such royalty income would not be liable to MAT. It would be reduced from the book profits while calculating MAT. Second example. EFCO earned short-term capital gain of 20 lakh from sale of shares of ICO. एक फॉरेन कंपनी के 20 लाख रुपए के कैपिटल गेन है इंडियन कंपनी के शेयर बेचने के कारण ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18. Such capital gains are exempt in India under DTAA. Whether such capital gains are liable to MAT. अगर कोई कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स रेट इज इक्वल टू 0%. मैट का रेट कितना है? 18.5%. जैसा हमने पहले कहा था कि अगर किसी कैपिटल गेन, इंटरेस्ट या रॉयल्टी के ऊपर टैक्स जो लगता है वो मैट के रेट से कम है, उस केस में उसको हम बुक प्रॉफिट से हटा देंगे, राइट? In this case, the capital gain is not taxable at all. Such capital gain would not be liable to MAT. It should be reduced from book profits while calculating MAT. MAT निकालने के लिए हम इसको book profit से exclude कर देंगे. Third example. In example 1, assume EFCO has incurred expenditure of 50,000 to earn such royalty income which is debited to the profit and loss account. Other facts remain unchanged. What would be its impact on मैट कैलकुलेशन? एग्जाम्पल 1 में हमने क्या किया था, क्योंकि रॉयल्टी के ऊपर जो टैक्स रेट था वो कम था, हमने एक्सक्लूड कर दिया था उसको बुक प्रॉफिट से। यानी अगर मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं देखूं तो रॉयल्टी इनकम मेरी यहाँ पर क्रेडिट थी, लेट्स से कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अब हमें ये पता चला कि इस रॉयल्टी इनकम के रिलेशन में कुछ खर्चा भी था अराउंड 50,000 का,
जो यहाँ पर डेबिटेड था। अगर रॉयल्टी इनकम बुक प्रॉफिट कॉम्पिटिशन में नहीं आती, उस केस में इससे जो रिलेटेड खर्चा होता है वो भी बुक प्रॉफिट में P&L के डेबिट में नहीं आता। इसके कारण जो भी ये एक्सपेंडिचर है 50,000 का, इट विल बी एडेड बैक इन द बुक प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग मैट। मतलब क्योंकि ये खर्चा डेबिट साइड में था, इसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी इस इतने अमाउंट से हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेंडिचर हटा दिया।